हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा क्रॉनिकल मंथली सीरीज़ जो हमारी अप्रैल मंथ की ये मैगज़ीन चल रही है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है पत्र पत्रिका। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हम फिनिश पे आ चुके हैं। अब बस 2 टॉपिक्स आपके और बचे हैं, जिसमें आपका इसमें जो मॉक टेस्ट होता है वो बचा है और एक आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज़ और बची है। तो बस 2 हैं, उसके बाद आपका ये अप्रैल मंथ की जो क्रॉनिकल है वो फिनिश हो जाएगी और उसके बाद मैं मार्च मंथ की स्टार्ट करा दूँगी आपको। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि पत्र पत्रिका जो ये सेशन है पॉइंट रूप में आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा 3-4 पेजेस का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं फास्ट फॉरवर्ड में कराऊँ तो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो बस यही कहूँगी कि आप लोग इससे पहले मैं मई मंथ की करा चुकी हूँ क्रॉनिकल, तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और अप्रैल की भी आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं बाकी सब्जेक्ट्स करा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस वो भी मिल जाएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश करा चुकी हूँ वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और ज्योग्राफी चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, तो आप वो देख सकते हैं। साथ साथ हिंदी चल रही है, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं जल्दी और सब्जेक्ट भी शुरू कराऊंगी, तो सब रिवीजन टाइम चल रहा है इस समय, तो ये आप ये नहीं सोचिएगा कि बहुत लेंदी होंगे, तो बस रिवीजन के हिसाब से चल रहा है। जैसे पीवाईक्यू फॉर्म में चल रहा है, सॉल्व पेपर के फॉर्म में चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में चल रहा है। तो ये टाइम है पीवाईक्यू लगाने का, टेस्ट सीरीज़ करने का, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, तो हमें कंप्लीट करना है फटाफट से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे भी फिनिश करते हैं और फिर मार्च मंथ में हम पहुंच जाएंगे। तो मैं मार्च मंथ की इसके बाद मैं क्रॉनिकल सीरीज़ कराना स्टार्ट कर दूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा कराए जा रहे सब्जेक्ट्स हैं या तो आपको वो सारे प्रोवाइड हो सके और आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं दिन में 3 वीडियो आते हैं मेरे, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 बजे। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं। कभी कभी नहीं होता है तो आपका ये करंट तो आपका लगातार चल रहा है, करंट में स्किप बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो ये 12 बजे तो आता ही आता है। तो आप 12 बजे करंट अफेयर्स का आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पत्र पत्रिका जो है ये सार संक्षेप पॉइंटर रूप में है और योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति, ठीक है, फरवरी 2025 का। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दी है योजना, तो संपादकीय में है भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने 2024 में कितने गीगावाट क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है, तो ये बनाई है 27 गीगावाट। ठीक है, तो भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने 2024 में 27 गीगावाट जो है क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कब तक पहुंच गई है, तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 94.17 गीगावाट जो है पहुंच गई है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता भारत में कितने गीगावाट है, तो पवन ऊर्जा जो है वो भारत में 47.96 गीगावाट है। प्रधानमंत्री संघ मित्र बायोगैस योजना में औसतन कितने इंस्टॉलेशन प्रतिमाह होते हैं, तो ये होते हैं आपके 70,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य क्या है, तो भारत का 2030 तक 500 गीगावाट का गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य है। ठीक है, 2030 तक भारत की कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी लाने का लक्ष्य है, तो 1 बिलियन टन जो है वो 2030 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य है। भारत ने सितंबर 2024 में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 200 गीगावाट मील का पत्थर पार कर लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 6.3 लाख इंस्टॉलेशंस हुए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी का 40% है। सब्सिडी का प्रतिशत क्या है, तो 40% है। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने सौर इंस्टॉलेशन प्राप्त करना है, तो 1 करोड़ सौर इंस्टॉलेशन प्राप्त करना है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र में कितनी गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने की उम्मीद है, तो आवासीय क्षेत्र में आपकी 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की प्रमुख नीति क्या है, तो ये है पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की प्रमुख
नीति है। भारत ने आवश्यकताओं और औद्योगिक मांगों के साथ तालमेल बैठाने के लिए अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन का महत्व है। अब बात करते हैं पीएम कुसुम सौर ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना। तो पीएम कुसुम योजना को भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था। ठीक है, पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना। ठीक, वर्तमान में भारत में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं? तो ये आपके लगभग 5 लाख, या आप कह सकते हो 20,000 के आसपास, 2000 के आसपास करे गए। ठीक है, 5 मोटा 5 लाख समझ लीजिए। ठीक है, सोलर पंपों से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा रहा है? तो सोलर पंपों से 1.02 मिलियन टन प्रति वर्ष का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा रहा है। ठीक है, 1965 से 66 में खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 72.35 मिलियन टन था। 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना हो गया है? तो 332.30 मिलियन टन हो गया है। पीएम कुसुम योजना की संरचना कितने स्तरीय थी? तो ये 2 स्तरीय थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पीएम कुसुम योजना की अध्यक्षता कौन करता है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव करते हैं। राज्य स्तर पर पीएम कुसुम योजना को लागू करने का कार्य जो है वो राज्य कार्यान्वयन एजेंसी SIA करता है। SIA पंपों की प्रगति की निगरानी कितने वर्षों तक करती है? तो कम से कम ये 5 वर्षों तक निगरानी करती है। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी कौन है? तो व्यक्तिगत किसान है, स्वयं सहायता समूह है और सहकारी संस्थाएं हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सब्सिडी का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 80% है। ठीक है, सामान्य राज्यों में सब्सिडी का प्रतिशत कितना है? तो 60% है। बैंकों से वित्तीय सहायता कितने प्रतिशत तक किसानों के हिस्से में उपलब्ध हो सकती है? तो 10 से 30% तक ये उपलब्ध हो सकती है। अब बात करते हैं प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार PAT योजना की। तो प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार PAT योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। PAT योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का क्या उपयोग है? अतिरिक्त ऊर्जा बचत के लिए, व्यापार या भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। भारत ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, PAT चक्र क्या है? तो PAT चक्र में कितनी ऊर्जा बचत की गई थी? तो 8.67 मिलियन टन तेल समतुल्य जो है ना MTOE में करी गई थी। ठीक है, PAT योजना के तहत ऊर्जा दक्षता लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? तो ये विशिष्ट ऊर्जा खपत ASEC के आधार पर जो है वो आपके करे जाते हैं। ठीक है, PAT चक्र 1 में कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य क्या था? तो 6.86 मिलियन टन तेल समतुल्य MTOE था। ठीक है, नेक्स्ट तो PAT योजना के तहत कितने औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो 8 क्षेत्रों को किया गया है। इसमें लोहा और इस्पात है, सीमेंट और एल्युमिनियम है। PAT योजना के तहत ऊर्जा लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों के द्वारा। ठीक है, PAT योजना के तहत एक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो PAT योजना के तहत जो है वो एक चक्र की अवधि आपकी 3 वर्ष होती है। ठीक है, PAT योजना के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा बचत की गई है? तो लोहा और इस्पात क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वो ऊर्जा बचत की गई है। PAT योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का व्यापार कहाँ होता है? तो ये देश में स्वीकृत एक्सचेंजों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का व्यापार होता है। PAT योजना के तहत लक्ष्य SEC की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये बेसलाइन SEC और क्षेत्र औसत के आधार पर की जाती है। PAT योजना के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक DC शामिल है? तो वस्त्र क्षेत्र में है 90 DC। PAT योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए किस प्रकार के तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं? तो परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव और अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति प्रणाली है। ठीक है, PAT योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श किया जाता है? तो बैंक और वित्तीय संस्थान के साथ। PAT योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए किस प्रकार के बाजार विकल्प उपलब्ध होता है? तो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र व्यापार। PAT योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए किस प्रकार के प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध हैं? तो ये औद्योगिक पंखे, ब्लोअर और मोटर। ठीक है, PAT योजना के तहत फ्लोर क्षार क्षेत्र
में सबसे कम ऊर्जा बचत की गई है। पीएटी योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के बड़ी वापसी अवधि के साथ बड़े निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध है। पीएटी योजना के तहत ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए स्क्रैप उपयोग और पुनर्चक्रण के प्रक्रिया प्रवाह में बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन और शहरी विकास में ऊर्जा दक्षता की भूमिका की। तो भारत के स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो कि SCM कहलाते हैं, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। स्मार्ट सिटीज़ मिशन का मुख्य लक्ष्य है प्रभावी शहरी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल को बनाना। विश्व के कुल ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन का 50 से 60% नगरों में होता है। कचरे के प्रभावी प्रबंधन का ऊर्जा दक्षता पर क्या प्रभाव है? तो ऊर्जा की दक्षता खपत को रोका या फिर कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो शहरीकरण है। देश में कुल कार्बन उत्सर्जन का 70% जो है वो कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन से होता है। 2030 तक बिजली की मांग कितनी बढ़ने की संभावना है? तो बिजली की मांग 2030 तक दोगुनी जो है वो बढ़ने की संभावना है। भारत में ऊर्जा की खपत का लगभग कितने प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में होता है? तो भारत में ऊर्जा की खपत का लगभग कुल ऊर्जा खपत की 1/3 जो है वो आपका निर्माण क्षेत्र में होता है। ठीक है, एक सेकेंड, निर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत इमारतें अगले 20 वर्षों में बननी हैं? तो 40% इमारतें जो हैं वो निर्माण क्षेत्र में अगले 20 वर्षों में बननी है। ऊर्जा दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव और खपत कम करने के लिए। भारत के परिवहन उद्योग का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में स्थान है तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। कचरे के प्रबंधन में ऊर्जा की खपत को सावधानी के साथ कचरा एकत्र करने और प्रोसेसिंग करने से जो है वो कम किया जा सकता है। शहरों में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने का क्या महत्व है? तो भाई जलवायु परिवर्तन को सहने योग्य बनाना ही ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने का महत्व है। उत्सर्जन को कम करने में किस प्रकार की योजनाओं की ज़रूरत होती है? तो आर्थिक रूप से सहनीय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। भारत में बड़े शहरों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन सा दोष है? तो शहरों में ऊर्जा की आपूर्ति और खपत की प्रक्रिया जो है वो असमर्थित होना। शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किस कानून पर ध्यान दिया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पे जो है वो ध्यान दिया गया है। भारत के स्मार्ट सिटीज़ मिशन का उद्देश्य क्या है? तो शहरी वृद्धि की प्रभावी योजना बनाना। शहरीकरण के कारण भारत ऊर्जा का कितना बड़ा उपभोक्ता बन गया? तो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है भारत। ठीक है, ऊर्जा का। जलवायु परिवर्तन को सहने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो उत्सर्जन को न्यूनतम रखना। भारत में ऊर्जा की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है? तो ऊर्जा का 80% उत्पादन पारंपरिक संसाधनों से होता है। ग्रामीण भारत में अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता, अवसर और चुनौतियाँ। तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 में कितनी थी? 76.38 गीगावाट है। 2024 में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? 203.1 गीगावाट होगी। भारत में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 67% है। भारत की GDP में ग्रामीण आबादी का योगदान कितना है? तो 37% है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों में सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ घर है। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कितना धन आवंटित किया? तो 68,769 करोड़ रुपए। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितने टन हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करना था? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन था। ठीक है, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में कितनी बढ़ गई है? तो ये 165% जो है वो बढ़ गई है। भारत में कितने मिलियन ग्रामीणों की पहुंच अभी भी ग्रिड से जुड़ी बिजली तक नहीं है? तो लगभग 300 मिलियन है। ठीक है, अक्टूबर 2024 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? तो 92.12 गीगावाट होगी। अक्टूबर 2023 तक पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी होगी? तो 72.02 गीगावाट होगी। ठीक है, पवन ऊर्जा में वृद्धि का प्रतिशत अक्टूबर 2023 तक 7.7% था। कृषि और विकास में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना महत्वपूर्ण है? तो इसका प्रतिशत
प्रतिशत है, 46.3% है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत है, तो ये 46.3% है। कौन से स्रोतों से ग्रामीण भारत की ऊर्जा की मांग का समाधान किया जा सकता है, तो सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन से। भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए कितनी सहायता दी गई है, तो 68,769 करोड़ रुपए दी गई है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2024 में किस प्रकार से बढ़ेगी, तो ये आपकी 203.1 गीगावाट तक बढ़ेगी। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में भारत का भविष्य। तो भारत का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक कितना है, तो ये 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। क्या ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की संभावना है, तो हाँ, इसे 10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है। ग्रीन हाइड्रोजन पहलों से प्रति वर्ष कितनी CO2 उत्सर्जन को रोकने की उम्मीद है, तो लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो रोकने की उम्मीद है। भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक है, तो 2047 तक है। भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा का वर्तमान में लगभग 40% से अधिक आयात किया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का बजट क्या है, तो 19,744 करोड़ रुपए हैं। किस तिथि को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई, तो 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। ठीक है। हरित अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य क्या है, तो इसे बढ़ाकर 7 मिलियन मीट्रिक टन करना है। 2030 तक ऊर्जा की मांग में अनुमानित वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो ये है आपका 25%। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए है। किस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन से लाभ होगा, तो स्टील, शिपिंग और ऊर्जा भंडारण से। क्या ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होगा, तो हाँ, ये उपयोगी होगा। भारत का जलवायु लक्ष्य क्या है, तो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पार करना। किस पहल के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा। अब बात करते हैं उच्च कार्बन ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में जैव ईंधन की। तो भारत में जैव ईंधन पहल कब शुरू की थी, तो 2003 में। प्रधानमंत्री G1 योजना की कार्यान्वयन की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है, तो 2028 से 29 तक बढ़ाई गई है। उन्नत जैव ईंधन परियोजना को किस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी, तो सिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय किडस्टॉक के लिए। भारत सरकार का लक्ष्य डीजल मांग का 20% पौधों से प्राप्त ईंधन से पूरा करना है। ठीक है। बायोइथेनॉल के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है, तो मुख्य कच्चा माल आपका बायोइथेनॉल के लिए गुड़ है। बायोडीजल के लिए मुख्य कच्चा माल है आपका गैर खाद्य तेल। इस पहल के अंतर्गत कितनी भूमि को जैव ईंधन के लिए अलग करना होगा, तो लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर को जो है जैव ईंधन के लिए अलग करना होगा। जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कौन से स्रोत महत्वपूर्ण है, तो कृषि है, वन अवशेष है और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है। जैव ईंधन कार्यान्वयन में कौन सी बाधाएं प्रमुख रही हैं, तो आपूर्ति की असंगति रही है और उच्च लागत रही है। भारत के जैव ईंधन कार्यक्रम को क्या प्रेरित करता है, तो दीर्घकालिक दृष्टि प्रेरित करती है। जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता कम करने का प्रयास किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। बायोमास के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है कृषि अवशेष और गाय का गोबर। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहा है। क्या जैव ईंधन का उपयोग भारतीय किसानों की आय बढ़ाने से सहायक होगा, तो हाँ, ये उनकी आय दुगना करने में मदद करेगा। सुशासन का नया आधार बना प्रगति। तो प्रगति पहल कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई है 25 मार्च 2015 को। प्रगति पहल ने कितनी रुकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा करी है, तो 340 परियोजनाओं की समीक्षा करी है। प्रगति पहल के अंतर्गत परियोजनाओं पर खर्च किया गया कुल धन कितना था, तो 17.5 लाख करोड़ रुपए प्लस 205 बिलियन था। प्रगति पहल से GDP पर बुनियादी ढांचे के खर्च का लाभ हर एक रुपए पर 2.5 रुपए का लाभ है। ठीक है। बोगी बिल पुल परियोजना को पूरा करने में 3 वर्षों में
3 वर्ष लगे, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत नल जल की पहुंच 2019 में 17% थी। फरवरी 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत नल जल की पहुंच लक्ष्य कितनी होगी, तो ये 74% होगी, ठीक है। प्रगति पहल का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। प्रगति पहल ने भारत में किस प्रकार की दक्षता बढ़ाई है, तो सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन बढ़ाया है। प्रगति पहल ने किन देशों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया, तो विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। मासिक समीक्षा और उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रगति बैठकें किसके द्वारा संचालित की जाती हैं, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित की जाती हैं। प्रगति पहल के जरिए बुनियादी ढांचे पर खर्च का क्या प्रभाव है, तो ये जीडीपी को बढ़ाता है। प्रगति पहल कितने समय से संचालित हो रही है, तो लगभग 8 वर्षों से प्रगति पहल जो है वो संचालित हो रही है। प्रगति के तहत कौन से मंचों को एकत्रित किया गया है, तो परिवेश, पीएम गति शक्ति और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप पीएमजी को एकत्रित किया गया है। प्रगति पहल में शामिल कितने कार्यों की समय सीमा में कमी आई है, तो 340 रुकी हुई परियोजनाओं की जो है वो कमी आई है। प्रगति में कितनी परियोजनाएं जून 2023 तक पुनरावलोकन की गई थी, तो 340 परियोजनाएं जो है वो पुनरावलोकन की गई थी। भारत की प्रगति पहल पर आधारित अध्ययन का शीर्षक क्या है, तो फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ है, ठीक है। प्रगति के अंतर्गत जिन परियोजनाओं में रुकावट उत्पन्न होती है उनका क्या समाधान किया जाता है, तो मासिक समीक्षा के जरिए उसका समाधान किया जाता है। प्रगति की पहल ने शासन के किस क्षेत्र में सुधार किया, तो बुनियादी ढांचे की डिलीवरी में सुधार किया है। प्राचीन भारत में पाक कला, विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी पाक शास्त्र से अंतर्दृष्टियां, तो पाक शास्त्र के अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है सांस्कृतिक, चिकित्सीय और आध्यात्मिक आयामों को समझना। पाक शास्त्र से संबंधित किस प्रकार की पांडुलिपियां उल्लेखित होती हैं, तो पाक दर्पण, प्रयोग पारिजात, क्षेम कृतहुलम। शुद्ध और नियंत्रित आहार की आदतों का महत्व किस ग्रंथ में उल्लिखित है, तो श्रीमद् भगवद गीता और चरक संहिता में शुद्ध और नियंत्रित आहार की आदतों का महत्व जो है वो उल्लेखित है, ठीक है। एक सेकेंड। कश्यप संहिता में भोजन का क्या महत्व बताया गया है, तो जीवन का समर्थन करने वाला और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला। भारतीय परंपरा में भोजन को किस रूप में माना जाता है, तो भारतीय परंपरा में भोजन को औषधि के रूप में माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भोजन करने के 4 प्रकार के विवाद कौन से हैं, तो आस्थागत, अनुभवतात्मक, उपचारात्मक और आत्मनियंत्रण। खाद्य प्रकारों में कौन से प्रमुख अनाज शामिल हैं, तो धान्य अनाज, शाका, सब्जी, अलादिया, मसाले। दूध और उसके उत्पादों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो क्षीर प्रकरण कहा जाता है दूध और उसके उत्पादों को, ठीक है। गन्ना और उसके उत्पादों को संस्कृत में नाम दिया है इच्छु प्रकरण। प्राचीन ग्रंथों में शहद की जो है वो 8 किस्में बताई गई हैं। पाक शास्त्र में शहद की पहचान किस प्रकार से की गई है, तो विभिन्न फूलों से रस एकत्र करने वाले भौरों के द्वारा। पाक शास्त्र में कौन कौन से ग्रंथ जोड़े गए हैं, तो अर्थशास्त्र जोड़ा गया है, मानसोल्लास जोड़ा गया है और शुक्र नीति जोड़ी गई है। पाक शास्त्र से संबंधित पत्तियों पर पकाए गए भोजन का प्रभाव शरीर और मन पर क्या है, तो शरीर एवं मन पर है, ठीक है। कौन सा भोजन सात्विक माना जाता है, तो स्वादिष्ट, पोषक और शुद्ध भोजन जो है वो सात्विक माना जाता है। राजसिक भोजन में कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो राजसिक भोजन कड़वा होता है, खट्टे होते हैं और तीखा स्वाद होता है। तामसिक भोजन जो है वो बासी होता है और अशुद्ध होता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, ठीक है। तो संपादकीय कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में। तो बागवानी कृषि की एक शाखा में क्या क्या शामिल है, तो फल शामिल है, सब्जी है, फूल है, मसाले, औषधि और सजावटी पौधे आपकी बागवानी कृषि की शाखा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो हम फलों को भी शामिल कर सकते हैं, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधि और सजावटी पौधे। बागवानी क्षेत्र का कृषि में योगदान कैसे है, तो ये खाद्य उत्पादन, पोषण, सुरक्षा और रोजगार सृजन में मदद करता है। भारत में बागवानी फसलों के व्यापक बाजार की संभावना क्यों है, तो बढ़ती जनसंख्या और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के कारण। MIDH का पूर्ण रूप क्या है, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है, ठीक है। जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो चलाई जा रही है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम के लिए सरकार ने कितना निवेश किया है, तो ये किया है आपका
1765.67 करोड़ रुपए। बागवानी फसलों की उत्पादन लागत पारंपरिक फसलों की तुलना में किस प्रकार है? तो अधिक होती है, लेकिन आय भी अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फलों पर आधारित कृषि प्रणाली आय और आजीविका के लिए बेहतर विकल्प। तो भारतीय कृषि में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन क्या था? तो 2023-24 में अनुमानित उत्पादन 353.19 मिलियन टन था। फलों के उत्पादन में वर्षा वृद्धि दर कितनी है? तो 2.29% की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत को किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो आम को माना जाता है। ठीक है। बड़ी मात्रा में केले की खेती जो है वो आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। भारत के फल निर्यात क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच में लगभग 47.98 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है। भारत ने 2023 में कितनी मात्रा में आमों का निर्यात किया? तो 47.98 मिलियन डॉलर मूल्य के आम जो है वो निर्यात किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस अवधि में भारत में कितनी मात्रा में आमों का आयात किया? तो 2000 मीट्रिक टन से अधिक किया है। भारत ने अपने फलों के निर्यात का विस्तार कितने देशों में किया है? तो 41 देशों में किया है। 2023-24 में भारत का कुल निर्यात कितना होने का अनुमान है? तो 776.68 बिलियन डॉलर जो है ये अनुमान है। ताजे फलों के निर्यात में वर्ष वृद्धि दर कितनी रही है? तो 32.6% से बढ़कर 4.9 लाख मीट्रिक टन रही है। मधुमक्खी पालन बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी है। तो भारत में शहद के बाजार का मूल्य 2023 में कितना था? तो 25.2 बिलियन रुपए था। भारतीय शहद बाजार में CAGR क्या है, जो 2024 से 2032 के दौरान अपेक्षित है? तो 7.3% है। भारत में 2019-20 के दौरान प्राकृतिक शहद का रिकॉर्ड निर्यात कितना था? तो 59,000 यानी कि 59,536.65 मीट्रिक टन। भारतीय शहद निर्यात का प्रमुख गंतव्य कौन से देश है? तो USA है, UAE है, सऊदी अरब है और कतर है। भारतीय शहद का उत्पादन करने में सहायता के लिए कितनी शहद प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं? तो कई राज्यों में करी गई। समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 35,000 से अधिक व्यक्तियों को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया गया है। मधु क्रांति पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2021 में लॉन्च किया गया। मधु क्रांति पोर्टल पर कितनी कॉलोनियों और मधुमक्खी पालकों ने पंजीकरण कराया है? तो 20 लाख कॉलोनियों और 15,000 मधुमक्खी पालकों ने पंजीकरण कराया है। न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या है जो शहद निर्यात के लिए निर्धारित किया गया है? तो 2000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। ठीक है। FSSAI के तहत शहद के लिए 3 गुणवत्ता मानक स्थापित किए गए हैं। भारत हनी के दुनिया के शीर्ष कितने उत्पादकों में से एक है? तो शीर्ष 10 में से एक है। ठीक है। भारत की शहद उत्पादन की क्या विशेषता है? तो प्राकृतिक मिठास और स्वास्थ्य लाभों के लिए बढ़ती प्राथमिकता। भारत का शहद निर्यात 2019-20 में किस मूल्य पर था? तो 633 करोड़ रुपए था। जैविक शहद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? तो जैविक मधुमक्खी पालन दिशा निर्देशों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा शहद निर्यात क्षेत्र को विनियमित करने की प्रतिबद्धता को क्या दर्शाता है? तो न्यूनतम निर्यात मूल्य की अधिसूचना। भारत में शहद की किस विशेषता को बढ़ावा दिया गया है? तो ऊंचाई वाले शहद को। अब बात करते हैं स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी में एक क्रांतिकारी कदम। क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी कब दी गई? तो 9 अगस्त 2024 को दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए 1765.67 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को विषाणु मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री प्रदान करना। क्लीन प्लांट कार्यक्रम से विशेष रूप से किस प्रकार के किसानों को लाभ होगा? तो छोटे और हाशिए पर विद्यमान किसानों को। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का दीर्घकालिक लाभ क्या है? तो भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। क्लीन प्लांट कार्यक्रम पौध सामग्री की गुणवत्ता में क्या सुधार करेगा? तो फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत कितने क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो 9 अत्याधुनिक सेंटर जो है वो स्थापित किए गए हैं। क्लीन प्लांट कार्यक्रम का निर्यात बाजार पर क्या प्रभाव है? तो ये फल फसलों की गुणवत्ता और रोग मुक्त प्रमाणन मानकों को मजबूत करता है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दी गई है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमाणन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बुनियादी ढांचे
ढांचे का समर्थन देना। इस कार्यक्रम का क्या दृष्टिकोण है? तो किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का कौन सा मुख्य लाभ है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाली पौध सामग्री। क्लीन प्लांट कार्यक्रम के तहत कौन सी तकनीकें अपनाई जाएंगी? तो उन्नत कृषि तकनीकें अपनाई जाएंगी। इस कार्यक्रम से किस मामले में सहायता मिलेगी? खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में। बागवानी फसलों का खाद्य प्रसंस्करण, तो 2022-23 में भारत का रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन कितना था? तो 355.48 मिलियन टन था। किस अध्ययन के अनुसार भारत में 6.7 से 15.8% फल और 4.5 से 12.4% सब्जियां खराब होती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कटाई के बाद 20 से 30% का नुकसान होता है। वैश्विक फल और सब्जी सामग्री का बाजार 2023 में 194.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित है। 2030 तक इस बाजार का अनुमानित आकार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? 286.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023 से 2030 तक फल और सब्जी सामग्री के बाजार की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी? तो 5.7% होगी। 2022 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाजार आकार क्या था? तो 866 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2027 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाजार आकार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो 1274 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है। 2014-15 में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कुल निर्यात कितना था? तो 13.7% था। 2023-24 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कितनी विदेशी निवेश प्राप्त हुई? तो 11.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2019-20 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का GVA कितना प्रतिशत था? तो 1.69%। 2022-23 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को GVA कितनी थी? तो 1.92 लाख करोड़ था। चांगघर सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का संगम, तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम के केंद्र में माजुली द्वीप आपका स्थित है। माजुली क्या है? तो माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। चांगघर का क्या उद्देश्य है? तो बाढ़ संभावित इलाकों में रहने के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना चांगघर का उद्देश्य है। चांगघरों की विशेषता क्या है? तो ये ऊंचाई पर निर्मित होते हैं ताकि बाढ़ से बचाव कर सकें, इसलिए चांगघरों की ये विशेषता होती है। चांगघरों में क्या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो चांगघरों में केंद्रीय रसोई घर और हथकरघा गतिविधियां जो है वो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चांगघर में खाद्यान्न भंडारण का उद्देश्य है बाढ़ और जंगली जानवरों से सुरक्षा। PMAYG के तहत असम सरकार ने क्या समाधान अपनाया है? तो स्थायी चांगघरों का निर्माण जो है वो असम सरकार ने समाधान अपनाया है। चांगघरों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला पर आधारित है? तो पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइन पर आधारित है। चांगघरों के द्वारा कृषि समुदाय को किस प्रकार का सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बागवानी की। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना और खाद्य आधारित दृष्टिकोण अपनाना जो है वो पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के भारत में पोषण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भारत में कुपोषण की स्थिति क्या है? तो भाई कुपोषण की स्थिति 15% है, आबादी कुपोषित है और हर तीसरा बच्चा शारीरिक रूप से जो है वो कमज़ोर है। 2023-24 में बागवानी उत्पादन का अनुमानित आंकड़ा क्या है? तो लगभग 353.19 मिलियन टन है। कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को प्रतिदिन 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। फलों का वार्षिक उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? तो 9.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। शहरी क्षेत्रों में फल और सब्जियों का वार्षिक उपभोग कितना है? फल 15.6 किलोग्राम और सब्जियां 79.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में सब्जियों का वार्षिक उपभोग समग्र स्तर पर कितना है? तो 76 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। ठीक है। कृषि उत्पादन में ऑपरेशन ग्रीन योजना का क्या उद्देश्य है? तो टमाटर, प्याज और आलू को कोल्ड चेन और व्यापार नियंत्रण। कुपोषण के मुख्य कारणों में क्या शामिल है? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। भारत में कुपोषण की गंभीरता कितनी है? तो 15% कुपोषित आबादी और हर तीसरा बच्चा जो है वो
कमज़ोर है। 2023-24 में बागवानी उत्पादन की वृद्धि दर क्या होगी? तो 3% की होगी। पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो पानी, स्वच्छता और देखभाल जैसे गैर खाद्य कारकों पर ध्यान दिया गया है। बागवानी उत्पादों की अधिकतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो कोल्ड चेन और उचित भंडारण जरूरी है। भारत में हर साल कितने बच्चों की मृत्यु दर को कुपोषण माना जाता है? तो 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर को जो है ना वो कुपोषण माना जाता है। किसानों की समृद्धि और आजीविका सुरक्षा के लिए बागवानी, तो भारत में 2022-23 के दौरान बागवानी उत्पादन का अनुमान आंकड़ा जो है वो लगभग 355.48 मिलियन था। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बागवानी उत्पादन में लगभग 8.30 मिलियन टन की जो है वो लगभग 8.30 मिलियन टन है उत्पादन में। ठीक है, बागवानी क्षेत्र में क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या है? तो 1.41% है, जो कि 0.40 मिलियन हेक्टेयर मानी जाएगी। भारत में खाद्यान्न की तुलना में बागवानी फसलों की उत्पादन क्षमता कितनी अधिक है? तो 12.49 टन हेक्टेयर बनाम 2.23 टन हेक्टेयर है। ठीक है, भारत में कौन कौन से फल उत्पादन में अग्रणी है? तो केला, अमरूद, पपीता, चीकू, अनार, नींबू और आंवला। भारत का औसत बागवानी फसल क्षेत्र का योगदान कृषि में कितना है? तो ये लगभग 30% के आसपास होगा। ठीक, अब उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता में 2004-05 में 2021-22 के बीच कितनी वृद्धि हुई? तो ये लगभग हुई है 38% की। बागवानी के क्षेत्र का कुल फसल क्षेत्र में अनुपात कितना है? तो केवल 13% हिस्सा है। कृषि जीडीपी में बागवानी का योगदान कितना है? तो 30 से 35% है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत। सब्जियों का विशेष रूप से कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादक है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। तो महाकुंभ 2025 मियावाकी पद्धति से विकसित किए गए घने जंगल। प्रयागराज में मियावाकी पद्धति का उपयोग क्यों किया जा रहा है? तो ये घने जंगल विकसित करने और शुद्ध हवा प्रदान करने के लिए किया गया। प्रयागराज में कितना क्षेत्र मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण के लिए कवर किया गया था? तो 55,800 वर्ग मीटर जो है वो मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण के लिए कवर किया गया। प्रयागराज नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में 10 से ज़्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण किया है। मियावाकी पद्धति में देसी प्रजातियों का सम्मिश्रण जो है वो किया जाता है। अकारी मियावाकी ने इस पद्धति को 1970 के दशक में विकसित किया था। मियावाकी पद्धति के तहत गर्मियों में तापमान में कमी 4 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है, इस पद्धति के द्वारा विकसित जंगल का मुख्य लाभ है वायु और जल प्रदूषण में कमी करना। मियावाकी पद्धति में पौधे कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं? तो मियावाकी पद्धति में पौधे जो है वो 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में इस पद्धति पर क्या असर होता है? तो प्रदूषित भूमि को हरे पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित कर देता है। मियावाकी वन किसके विकास में सहायता करते हैं? तो मियावाकी वन आपके जैव विविधता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब आते हैं विविध पे। तो भारत में कौन सा राज्य फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश, फलों की टोकरी के नाम से। ठीक है, और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है आपका बैंगलोर में। भारत सरकार के द्वारा बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं जा रही हैं? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। मेगा फूड पार्क योजना जो है वो 2008 में शुरू की गई थी। टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो सभी के लिए किया जाता है, फूलों, फल फसलों और बायोटेक फसलों के लिए। केसर उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर आपका केसर उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक फूलों की खेती जो है वो कर्नाटक राज्य में होती है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। तो अधिकतम सीमा क्या है? तो ये 100% है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा योगदान दूध और डेयरी उत्पाद क्षेत्र में है। भारत सरकार को एजी मार्कनेट योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग करना है।
अब बात करते हैं विज्ञान प्रगति की। तो यहाँ संपादकीय की बात हो रही है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले खोज के सम्मान में। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हरिगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे अप्रवासी भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का लक्ष्य क्या है? तो वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचान देना और प्रोत्साहित करना। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कब अपने महत्वपूर्ण शोध का काम किया था? तो 1930 में किया था। स्पेडेक्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की नई उड़ान। तो स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में दो यानों के बीच डॉकिंग तकनीक को समझना और लागू करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेडेक्स मिशन कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है 30 दिसंबर 2024 को। स्पेडेक्स मिशन के तहत कितने यान लॉन्च किए गए हैं? तो 2 यान लॉन्च किए गए हैं। चेंजर स्पेडेक्स ए और टारगेट स्पेडेक्स बी। इन यानों की कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थापित की गई है? तो 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में। ठीक है। डॉकिंग प्रक्रिया किस तरह की तकनीक है? तो ये दो यानों को एक दूसरे से जोड़ने योग्य बनाती है। डॉकिंग प्रक्रिया के सफल होने पर भारत कौन सा स्थान हासिल करेगा? तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है डॉकिंग प्रक्रिया अगर सफल हो जाती है तो भारत चौथे नंबर पर आ जाएगा और पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है। स्पेडेक्स मिशन की तकनीक का विकास मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये अंतरिक्ष यात्री उपकरण और सामग्री को सुरक्षित तरीके से भेजने में मदद करती है। तो स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत यानों के बीच जुड़ने और अलग होने की प्रक्रिया क्या है? तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग कहलाती है। ठीक है। स्पेडेक्स मिशन की सफलता के लिए मुख्य कारक क्या होंगे? तो डॉकिंग तकनीक। मिशन सफलता के लिए मुख्य कारक होंगे डॉकिंग तकनीक का सटीक परीक्षण। भारत ने स्पेडेक्स मिशन किस उद्देश्य से विकसित किया? तो भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष स्टेशन संचालन के लिए। अब बात करते हैं रमण प्रभाव एक युगांतरी खोज की। तो रमण रेखाएं किस खोज के अंतर्गत आती हैं? तो रमण रेखाएं आपकी आती हैं डॉक्टर रमण के द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश के अध्ययन के दौरान। डॉक्टर रमण को उनकी खोज के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में मिला था। डॉक्टर रमण का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर रमण का यंत्र जो है वो किस सामग्री से बना था? तो ये हाथ से बनाया गया एक सरल यंत्र था। डॉक्टर रमण ने किस प्रकार के प्रकाश का अध्ययन किया है? तो एकवर्णी प्रकाश का अध्ययन किया है। डॉक्टर रमण ने अपनी खोज को कब प्रस्तुत किया? तो 16 मार्च 1928 को। डॉक्टर रमण का योगदान विज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? तो रसायन विज्ञान में। रमन प्रभाव का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना का विश्लेषण करने के लिए रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। क्या रमन प्रभाव के लिए लेज़र का आविष्कार महत्वपूर्ण रहा? तो हाँ, ये इसके उपयोग को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। रमन प्रभाव किस तरह की लहरों का परिणाम है? तो प्रकीर्णन लहरों का परिणाम है रमन प्रभाव। डॉक्टर रमण की बैंगनी नीली नाव यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये 1923 में शुरू हुई थी। अब बात करते हैं विज्ञान की नई नज़र ब्लैक होल पर। एस जी जार ए नामक विशालकाय ब्लैक होल के आसपास क्या मौजूद है? तो इसके आसपास घने तारों का समूह है। ठीक है। ब्लैक होल के गुरुत्व बल के कारण क्या होता है? तो इसके इर्द गिर्द मौजूद तारों की गति में तेजी आती है। ब्लैक होल के पास टकराव की दर किस कारण बढ़ती है? तो तीव्र गुरुत्व बल के कारण बढ़ती है। ब्लैक होल के पास मौजूद तारों की बाह्य परत के क्षरण से क्या दिखाई देता है? तो तारों के अंदर की परतें दिखाई देने लगती हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सा
एक्सपोसेट कब लॉन्च किया? तो 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो कि एक्सपोसेट है वो 2024 में लॉन्च किया है। एक्सपोसेट उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा? तो ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। एक्सपोसेट मिशन किस प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करेगा? तो ब्लैक होल का करेगा, क्वासर और न्यूट्रॉन तारों का करेगा। एक्सपोसेट अभियान को किस उद्देश्य से तैयार किया गया है? तो अंतरिक्ष स्थित एक्सरे स्रोतों की जानकारी जुटाने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नासा ने किस वर्ष एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट भेजा था? तो 2021 में भेजा था। कई प्रकार के ब्लैक होल की पहचान किस आधार पर की जाती है? तो तारों के जीवन के अंत और उनकी संरचना पर। कब पहला ब्लैक होल का चित्र प्रस्तुत किया गया था? तो 10 अप्रैल 2019 को। ब्लैक होल के साथ किस अन्य खगोलीय पिंड की पड़ताल की जाती है? तो क्वामम और न्यूट्रॉन तारे की, क्वासम और न्यूट्रॉन तारे की। ब्लैक होल के निकट मौजूद तारों की बाहरी परत को क्या होता है? तो उनके भार में कमी आती है। ब्लैक होल के अदृश्य होने का कारण क्या है? तो उनमें जो है ना प्रकाश बाहर नहीं निकलता। और ब्लैक होल के अध्ययन का मुख्य आकर्षण क्या है? तो उनकी अदृश्यता और खगोलीय रहस्यमयता। किस प्रकार के ब्लैक होल नन्हे तारों के जीवन समाप्त होने पर बनते हैं? तो बेहद छोटे ब्लैक होल। मझोले और विशाल ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का अचूक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस की। तो ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो तेजी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल का क्या महत्व है? तो ये भारत की तीनों सेनाओं की अटूट ताकत बन चुकी है। कितने देशों ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा व्यक्त की? तो दुनिया के 12 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप कब दी गई? तो 19 अप्रैल 2024 को दी गई। फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सौदे का कुल मूल्य क्या था? तो 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, लगभग 2,966 करोड़ रुपए। ब्रह्मोस प्रणाली में प्रत्येक सिस्टम में कितने मिसाइल लॉन्च होते हैं? तो 2 मिसाइल लॉन्चर होते हैं। ठीक है, फिलीपींस को की तटीय सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें किस तरह मदद करेंगी? तो क्षेत्र में किसी भी खतरे से बचाने में। भारत किस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल के संचालन का प्रशिक्षण जो है वो भारत फिलीपींस को प्रदान करेगा। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण की। तो खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला स्वपोषित जीवों से शुरू होती है, जैसे घास या फिर शैवाल। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को हम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, स्वपोषित जीवों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो स्वपोषित जीव प्रथम पीपी स्तर पर होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी जीव हैं जो द्वितीय पोपी स्तर पर होते हैं। लघु मांसाहारी जीव किस पोषी स्तर पर होते हैं? तो वे तृतीय पोपी स्तर पर होते हैं। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या है? तो ये एक अनुक्रम है जो दर्शाता है कि विभिन्न जानवर एक दूसरे को कैसे खाते हैं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में कैसे होता है? तो ये एक जीव से दूसरे जीव की ओर बहता है। आदतन पान मसाला और सुपारी चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आदतन पान मसाला चबाने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो ओरल सबक्यूसिस फाइब्रोसिस रोग होता है। ठीक है, सुपारी चबाने से ओरल सबक्यूसिस फाइब्रोसिस की अनुमानित व्यापकता कितनी है? तो 0.2 से 1.2% है। किस आयु वर्ग के लोगों में मौखिक सबक्यूकस फाइब्रोसिस की शुरुआत अधिक देखी जाती है? तो कम उम्र के लोगों में। पान मसाला या गुटखा चबाने वालों में कितने वर्ष के बाद ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की शिकायत देखने को मिलती है? तो 2 से 70 से 6 वर्ष के उपयोग के बाद। अन्वेषण और वैज्ञानिक सोच का उत्सव क्या है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की संकल्पना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। एनसीएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 10 से 17 वर्ष के बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं पर काम करने का अवसर प्रदान करना। 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। जूनियर श्रेणी में कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई? तो लगभग 194 परियोजनाएं जूनियर श्रेणी में प्रस्तुत की गई हैं। सीनियर श्रेणी में प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या 446 थी। बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत परियोजनाएं किस प्रकार की थी? नवाचार और वास्तविक दुनिया के मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने वाली। कार्बन न्यूट्रल बनाना परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी स्कूल भवन के
कार्बन फुटप्रिंट का गणना करना। ओडोनेट विविधता की खोज किस क्षेत्र में की गई है? तो सत्तारी तालुक के एक चयनित क्षेत्र में। बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मुख्य फोकस क्या होता है? तो स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन होता है। ठीक है। इस कांग्रेस का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC के द्वारा किया जाता है। कौन सी प्रमुख विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं? तो स्वास्थ्य और पारस्परिक तंत्र से संबंधित उप विषय पर। अब बात करते हैं प्रदूषण का घूंट विषैली सहूलियत। CSE ने कितने ब्रांडों का विश्लेषण किया और क्या पाया? तो CSE ने दिल्ली में 17 ब्रांडों और मुंबई में 13 ब्रांडों का विश्लेषण किया और पाया कि अधिकांश ब्रांडों में 5 अलग अलग कीटनाशकों के अवशेष थे। अहमदाबाद के संगठन ने कितने ब्रांडों की जांच करी और कितने विनिर्देशों का सफलता पाई? तो उन्होंने 13 बड़े ब्रांडों की जांच की, जिनमें से केवल 3 सभी आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप थे। PET पॉली इविलीन टेरेबेलेट क्या है? तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? तो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का 10.2% बनाता है और इसकी बोतलें बायोडिग्रेड होने से 1000 साल तक लग सकती हैं। टेलीमियर इसे साधिए जनाब। तो टेलीमियर और टेलामेरस का एक महत्व है। टेलीमियर गुणसूत्र का ऊपरी हिस्सा है जो टेलामेरस संबंधित एंजाइम है जो वृद्धावस्था और कैंसर के अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। 2015 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, कैरोल ग्रेइटर और जैक W. जोस्टाक को टेलीमियर प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। गुणसूत्रों के लिए टेलीमियर की सलामती क्यों महत्वपूर्ण है? तो टेलीमियर की सलामती गुणसूत्रों को सुरक्षित रखने में मदद करती है और बुढ़ापे के प्रभाव को ये धुला हुआ है शायद। टेलीमियर क्या करते हैं? तो टेलीमियर DNA की रक्षा करते हैं और कोशिकाओं के विभाजन को संभव बनाते हैं। उम्र के साथ टेलीमियर में क्या परिवर्तन आता है? तो उम्र के साथ टेलीमियर सिकुड़ते हैं और आकार में छोटे होते हैं। टेलीमियर और कैंसर का क्या संबंध है? तो टेलीमियर की स्थिति कैंसर के विकास से भी जुड़ी होती है। किशोरावस्था में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभाव। तो सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच बातचीत का माध्यम बनाना और विचार साझा करना। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा की शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो बच्चों और युवाओं के लिए ऑनलाइन स्पेस का सुरक्षित उपयोग सिखाने के लिए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इंटरनेट पर बच्चों के लिए क्या नियम बनाए? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। सोशल मीडिया के जोखिमों में क्या शामिल है? तो साइबर बुलिंग, हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों का खतरा। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? तो ये स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो गलत सूचना का प्रसार होना सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है। बीमार झीलें कहीं समाज को बीमार ना कर दें। क्या कारण है जिससे झीलें बीमार हो रही हैं? तो जलवायु परिवर्तन, सफाई की कमी और घरेलू निस्तारण इसकी मुख्य वजह है। अर्थ यूचर के ताज़ा अंक में किस प्रकार का शोध प्रकाशित हुआ? तो झीलों की सेहत और उनके सामाजिक प्रभावों पर। भारत में कितनी जल निधियां हैं जिनका आकलन किया गया है? तो भारत की 3043 जल निधियों का आकलन किया गया। झीलों के आसपास खेती करने का क्या दुष्परिणाम होता है? तो रासायनिक खादों से शैवाल बढ़ते हैं और झीलों की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। झीलों की सेहत पर इंसान की हस्तक्षेप का क्या प्रभाव है? तो ये झीलों को विभिन्न रोगों जैसे कि बुखार और संक्रमण से ग्रसित कर सकता है। कितनी झीलों का आकलन अंतर्राष्ट्रीय शोध में किया गया? तो 14,000। कितनी झीलों का आकलन अंतर्राष्ट्रीय शोध में किया गया है? तो 14,27,688 झीलों का आकलन किया गया है। अब बात करते हैं नागर मोथा खरपतवार के रूप में औषधि की। तो नागर मोथा का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटडस। नागर मोथा को किन देशों में पाया जाता है? तो ये 90 से अधिक देशों में उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। नागर मोथा का उपयोग किस प्रकार की चिकित्सा में होता है? तो इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में अतीस और कपूर के प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग किया जाता है। नागर मोथा में कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं? तो इसमें कैंसर रोधी, अवसाद रोधी और जीवाणु रोधी और सूजन रोधी गुण उपस्थित हैं। भारत में नागर मोथा की उपस्थिति किस ऊंचाई तक होती है? तो ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है।
नागर मोथा के प्रमुख उत्पादों में कौन से शामिल है? तो इसके उत्पादों में तेल, पाउडर, चूर्ण और एक्सट्रैक्ट शामिल है। क्या नागर मोथा को खरपतवार माना जाता है? तो हाँ, नागर मोथा को अनावश्यक पैदावार के दृष्टिकोण से खरपतवारों में शामिल किया गया है। महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन पियरी पॉल। तो डॉक्टर बेंजामिन पियरी पॉल का जन्म 26 मई 1906 को पंजाब के मुकुंदपुर में हुआ था। डॉक्टर पॉल का जन्म का नाम था तो उनके जन्म का नाम ब्रह्मादास पॉल था। डॉक्टर पॉल ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इस डॉक्टर पॉल ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य शुरू किया था 1933 में। ठीक है। डॉक्टर पॉल ने किस प्रकार के गेहूं का विकास किया है? तो उन्होंने रस्ट रोग के प्रतिरोधक गेहूं का विकास किया। NP 700 और NP 800 गेहूं की प्रजातियां किस वर्ष विकसित की गई हैं? तो ये प्रजातियां 1954 में विकसित की गई हैं। डॉक्टर पॉल को कितने प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए? तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान प्राप्त हुए। डॉक्टर पॉल ने किस जर्नल के संपादक के रूप में काम किया है? तो उन्होंने द रोज इन इंडिया जर्नल के संपादक के रूप में काम किया है। HMPV वायरस महत्वपूर्ण तथ्य। तो HMPV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ठीक है। HMPV किस प्रकार के वायरस के अंतर्गत आता है? तो ये सिंगल स्ट्रेटेड RNA वायरस के अंतर्गत आता है। ठीक है। NHMPV मुख्यतः किस रोग का कारण? तो ये श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। HMPV किस उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है? तो ये बच्चों और वृद्धों दोनों को प्रभावित करता है। HMPV संक्रमण के लक्षण कितने समय बाद दिखते हैं? तो इसके लक्षण 3 से 7 दिन के बाद में दिखते हैं। HMPV की खोज किस वर्ष हुई? तो ये 2001 में हुई थी। ठीक है। HMPV का संक्रमण किस कारण फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। HMPV का संक्रमण किस मौसम में सबसे अधिक होता है? तो सर्दियों में HMPV का संक्रमण सर्दियों में सबसे अधिक होता है। HMPV मुख्य रूप से कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है और अब कल के उसमें हम RO का मॉक टेस्ट 11 करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ स्टडी विद अनु को शेयर करिए। तो थैंक यू। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उसके साथ। ठीक है। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।